नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा 6 हिंदी में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 12 सर्वनाम। तो आइए इस पाठ में हम क्या देखते हैं। आइए देखते हैं, पढ़ो और समझो। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी की लघुता और गौरा की विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली गौरा के पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी गौरा की पीठ और माथे पर बैठकर गौरा के कान तथा आंखें खुजलाने लगते। गौरा भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो पशु पक्षी के संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती। एक छोटा सा अनुच्छेद हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कि बार बार गौरा 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 इन शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो अनुच्छेद है वो हमें पढ़ने में सही तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अटपटा भी लग रहा है। सही से मतलब यह है कि थोड़ा सा इसमें बार बार एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, आप इसे दिए हुए शब्दों की सहायता से हमें पूरा करना है। तो देखते हैं कैसे हम पूरा करेंगे। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी, तो यहाँ पर गौरा के स्थान पर हमने यहाँ क्या लिखा, वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगते। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती। तो हमने इसी अनुच्छेद को किस प्रकार से पढ़ा और पूर्ण किया। यहाँ गौरा गौरा शब्द बार बार प्रयोग में आने से थोड़ा अटपटा लग रहा था। यहाँ हमने कुछ शब्दों को प्रयोग करके गौरा शब्द के स्थान पर प्रयोग करके एक नए और खूबसूरत तरीके से इसको रचा है। अब देखते हैं इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों गौरा पशु पक्षी के स्थान पर वह अपनी उसकी उसके उनके आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर रोचक तथा बोलने में अच्छे लग रहे हैं। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये सिंपल सी साधारण सी एक परिभाषा है सर्वनाम की, कि जो इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात उसके लिए सबके लिए नाम, सर्वनाम सबके लिए एक नाम देना। इनका प्रयोग लगभग सभी संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। सभी संज्ञा शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है हमारा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। दोबारा देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, तुमसे, मुझसे, हम, हमारा, हमने आदि। अर्थात जो बात मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हो गई, उत्तम पुरुष, और मैं जिससे कह रही हूँ उसको हम आगे विवरण में पढ़ेंगे। तो मैं जो हूँ, मैं हूँ उत्तम पुरुष। यह घर मेरा है, तो मेरा है तो ये हो गया उत्तम पुरुष। मुझसे यह कार्य नहीं होगा, उत्तम पुरुष। हम गांव जा रहे हैं, उत्तम पुरुष। हमारा घर बहुत बड़ा है, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम में संबोधन कारक के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों का प्रयोग एकवचन तथा बहुवचन रूप में होता है। जैसे कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको। करण कारक मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमसे द्वारा।
संप्रदान कारक मुझे, मुझको, हमें, हमको। अपादान कारक मुझसे या हमसे। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक मुझ पर या हम पर। इन कारक चिन्हों का प्रयोग किसमें करते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम में। केवल एक संबोधन कारक है जिसको हम इसमें प्रयोग नहीं करते। कुछ अन्य उदाहरण, मैंने अमन से बात की, मुझे अभी बाजार जाना है, मुझसे आज एक गलती हो गई, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, भैया हमारे लिए क्या लाए हैं। तो ये सारे उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं आगे। मध्यम पुरुषवाचक, ये हमने अभी देखा उत्तम पुरुषवाचक, अब देखते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक। श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अर्थात जब हम कोई भी बात किसी दूसरे के लिए मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए कहते हैं तो उसमें क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। श्रोता यानी कि सुनने वाला या पाठक जो पढ़ रहा है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। जैसे यहाँ पर तुम हमेशा सच बोलते हो, कृपया आप बैठिए, यह साइकिल तुम्हारी है क्या? तो इसमें तुम्हारे लिए सामने वाले व्यक्ति के लिए बात की जा रही है, सामने वाले व्यक्ति से बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ? मध्यम पुरुष। तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाला, जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसका, उनका, उसने, यह, ये आदि। अर्थात बोलने वाला जिनके विषय में कुछ बातचीत करता है, अर्थात हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो मैं अगर किसी से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ तो वो हमारा अन्य पुरुष में आता है। जैसे सुनीता आज कक्षा में नहीं आई, तो मैंने अगर किसी बच्चे से पूछा कि सुनीता आज कक्षा में नहीं आई तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। वह कल विद्यालय नहीं गया, केवल उसके लिए बस पूरे 10 मिनट तक रुकी रही। उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए, तीसरे इंसान के लिए बात की जा रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इससे पहले हमने पूरा अभी पहला पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा और उसके तीनों भेदों को पढ़ा। अब उसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। वह तथा वे शब्द जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में ही प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में इसलिए क्योंकि ये एक संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाता है। जैसे वह मेरी कमीज है, वह मेरे मित्र का भाई है, यह रोहन की गाड़ी है। तो यहाँ संकेत भी किया जा रहा है कि वह कमीज मेरी है, यह रोहन का भाई है, या यह गाड़ी मेरी है। तो यहाँ पर हमारा संकेत का माध्यम भी दिखाया जा रहा है। अब आता है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी भी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से पता नहीं चलता, निश्चित ज्ञात नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना, इन शब्दों द्वारा प्रदर्शित होता है। प्रायः कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। अर्थात बाहर कोई खड़ा है या दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई है, बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर कोई शब्द जो है वो सजीव के लिए है। सजीव यानी कि जीवित चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पानी में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या पड़ा है, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य पड़ा है, तो ये हो गया निर्जीव के लिए। जैसे उदाहरण देखिए, लगता है कमरे में कोई आया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। कमरे में कोई आया है तो ये एक सजीव के लिए हो गया, और मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भी खाने को दे दो, ये निर्जीव के लिए हो गया। दूध में कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है, ये निर्जीव चीज के लिए हो गया। बेटा कुछ खाकर जाना, कुछ शब्द जो है ये हमेशा निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। बाहर देखो कोई खड़ा है, आज कुछ ना कुछ जरूर होगा, तो ये शब्द जो हैं ये हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर संबोधन देते हैं। चौथा आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये बहुत आसान होता है कि जहाँ पर भी कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपके कक्षा अध्यापक कौन हैं, आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, तुमने उसे कितने रुपए दिए, पिताजी के साथ कौन आया। ये सारे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो उदाहरण दिए गए, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं। पांचवा आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसने अपराध किया है उसे दंड मिलना चाहिए। अब संबंधवाचक जिसने और उसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। तो जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, ये शब्द जो है एक दूसरे का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए, उसे छोड़ दो वह अपने आप चलेगा, आप खाना का रख दो मैं स्वयं ही खा लूँगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, तुम अपने आप चले जाओगे, तो या मैं अपने आप चला जाऊँगा। तो ये सारे शब्द जो हैं स्वयं के लिए जब प्रदर्शित हो रहे हैं तो ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। आइए दोहराते हैं कि इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान होता है, जैसे मैं, वह, तुम आदि। ये सारे सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रयोग एक समान होता है। आइए अब हम करते हैं आज का यह कार्य कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, हमारा, आप, आपका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम बताइए। वे सर्वनाम शब्द जो किसी बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के निकटता और दूरी का बोध कराते हैं, निश्चित रूप से बोध कराते हैं, तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध नहीं होता। निश्चयवाचक में जैसे आपने देखा कि वह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से आप बात बता सकते हैं, बोध करा सकते हैं। और अनिश्चयवाचक में बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, तो ये इसके उदाहरणों के साथ इसकी परिभाषा है। अब आते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो कौन से होते हैं, अर्थात वाक्य में जो संज्ञा शब्दों का उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से संबंध बताना ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका उदाहरण है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हमारा अभ्यास कार्य शुरू होता है। आओ अब लिखें। इसमें हमें देखना है कि हमें क्या करना है, तो आइए देखते हैं जल्दी से कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। सही कथन पर सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। दूसरा है हमारा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द
वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जा रहा है, क्या वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं? नहीं, ये गलत है, तो हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगा दिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है? नहीं, ये गलत है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जी हाँ, सर्वनाम के 6 ही भेद होते हैं। इसके बाद आता है मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान होता है। बिल्कुल सही कि मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। पहला है परिश्रम किया है उसे फल अवश्य मिलेगा। जिसने परिश्रम किया है उसे फल अवश्य मिलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। दाल में कुछ काला है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। मेरे लिए चाय लाओ। तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? तो मैंने आपको इन शब्दों को पढ़ करके बताया है और वाक्यों को पूर्ण किया है। सर्वनाम शब्द रेखांकित कर उनके भेद लिखने हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनके भेद बच्चों आप स्वयं ही करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। केवल मैं इसमें सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके आपको बताऊंगी। यहाँ जो आपको कॉलम दिया गया है इसमें आप भेद स्वयं लिखेंगे। तुम रोज आया करो। तुम रोज आया करो, इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? तुम। तो मैंने इसको रेखांकित कर दिया। अब इस तुम रोज आया करो में यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है और किस सर्वनाम का कौन सा भेद है, मेनली आपको ये लिखना है। जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ एक उदाहरण देकर के, ये है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। तुम रोज आया करो अर्थात जो वक्ता है वो सामने वाले से ये बात कह रहा है। दूध में कुछ गिर गया है, तो कुछ शब्द जो है ये मैंने अंडरलाइन कर दिया और ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे के सर्वनामों के भेद आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। तुम्हें बाजार में कौन मिला? अब तुम्हें भी इसमें सर्वनाम है और कौन भी इसमें सर्वनाम है। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, तो यहाँ पर अपना भी और स्वयं भी ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। कौन से हैं वो अब आप खुद लिखेंगे। सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय मित्र की मदद करे। वही सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय मित्र की मदद करे। अब आपको यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा। जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना और उतना। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ का अभ्यास कार्य। अगले अभ्यास कार्य पर चलते हैं। दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब जैसे हमें, कौन, किनसे, तुम, हमारा, तुम्हारा। जैसे हमें अपना कार्य दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें रास्ते में कौन मिला था? किनसे? तुम किनसे बात कर रहे थे? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा घर हमारे विद्यालय के पास है। तुम्हारा गांव कौन सा है? तो इस प्रकार से आप अपने भी वाक्य बना सकते हो। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इन्हें शुद्ध करना है। इनमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं, थोड़ी अशुद्धि है, उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। आपके साथ किसने बाजार गया है? अब ये देखिए, आपके साथ किसने बाजार गया है, यह वाक्य सही नहीं है। आपके साथ कौन बाजार गया है? तू ही वहीं चले जाओ। तू ही वहीं चले जाओ नहीं, तू ही नहीं, तुम ही वहीं, या तुम भी वहीं चले जाओ। तुम भी वहीं चले जाओ। कोई ने भी मेरी सहायता नहीं की।
किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। इसके बारे में मेरे को कोई समाचार नहीं है। तो इसके बारे में मेरे पास कोई समाचार नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो, आप आपका काम करो। मुझे मेरा काम करने दो, आप अपना काम करो। तो ये था हमारा अभ्यास। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।